नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल की खास सीरीज लेखक और लेखनी में। कई बार हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां और जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि हम अपने शौक को दूसरे नंबर पर रखते हैं, लेकिन जब वही परिस्थितियां हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें तो हम एक बेहतर मुकाम भी हासिल करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही लेखिका हैं जिनके साथ विपरीत परिस्थितियां बनी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी कलम को अपनी ताकत बनाया और आज साहित्य के क्षेत्र में एक बेहतर मुकाम हासिल किया। हमारे साथ हैं सुधा जुगरान जी। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद अलका जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया। अमर उजाला इतना फेमस पत्र है और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। मैम, आप कहानियां लिखती हैं, तो आपने कब से लिखना शुरू किया और सबसे पहली कहानी कौन सी लिखी थी? मैं लेखन की बात करूँ तो मेरी 13 साल की उम्र में पहली कहानी छपी थी, जो स्कूल मैगजीन में छपी थी। उस कहानी का नाम था कोई ऐसा घर। तो 13 साल का बच्चा क्या लिखेगा। उस कहानी का ये थीम था कि भाई पेरेंट्स को बच्चों की ज़रूरत पहले होती है, तभी तो वो बच्चों को जन्म देते हैं, और बच्चों को पेरेंट्स की ज़रूरत बाद में होती है। तो बच्चों की पूरी देखभाल, प्यार होना चाहिए और पेरेंट्स का आपस में प्यार होना चाहिए। तो वो उतने छोटे से दिमाग में ये बात आई, और कोई ऐसा घर हो जहाँ ये सब चीज़ें हों, तो इसलिए वो नाम भी मुझे ऐसा ही सूझा। तो बस यही उसका मतलब था। और मैं लिखती रही। मैं 10th 12th BSc MSc लगातार मैं लिख भी रही थी। स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में मेरा छपता भी था, और मेरी जो नेशनल लेवल पे पहली कहानी छपी वो मैं 19-20 साल की रही होगी, क्योंकि पहले 21 साल में MSc पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता था। तो मैं मेरे ख्याल से 20 की रही होंगी जब मेरी वो पहली कहानी छपी। बस अब और नहीं, सरिता में छपी थी, दिल्ली प्रेस की मैगजीन। आपने इतनी कम उम्र में लिखना शुरू किया, 13 साल बहुत छोटी उम्र होती है, तो लिखने की प्रेरणा किससे मिली आपको? नेचुरली लेखन तो कहीं कहीं जीन्स में होता है, जो हमें मिल जाता है जन्म के साथ। मेरा मानना है कि दिमाग में लेखक कब जन्म लेता है ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन पन्नों में लेखक कब जन्म ले ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन वो दिमाग में वो साथ ही जन्म ले लेता है, बच्चे के जन्म के साथ ही। क्योंकि वो घर का जो माहौल होता है वो शैक्षिक होता है। सारी पत्र पत्रिकाएं उस समय आती थी घर में, और जो स्पेशल जो प्रेरणा मिली वो मेरे फादर से मिली। उसका भी एक छोटा सा वाकया है कि वो जब मैं 13 साल की थी, मैं 9th में थी उस समय, और हम 3 भाई बहन हैं, मैं इकलौती बेटी हूँ, मेरे 2 भाई थे। तो हम सबको डांट पड़ रही थी कि भाई देखो बच्चे क्या कुछ नहीं करते हैं, और तुम लोग सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, और उसमें भी मतलब इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बस ठीक हो, पढ़ने में अच्छे हो। तो इस लड़की से ये भी नहीं होता कि कुछ लिख के स्कूल की मैगजीन में दे दे। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि अच्छा मैं लिख सकती हूँ क्या। तो मैंने ये कहानी लिखी और दे दी, और वो छप भी गई। उसके बाद छुपा भी दी, क्योंकि डर लगा कि पेरेंट्स क्या कहेंगे कि तुम ये सब सोचती हो। लेकिन जब मेरे फादर को पता लगा, वो इतने खुश हुए, उन्होंने इतनी शाबाशी दी कि वो दिन कलम हाथ में पकड़ा दी उस घटना ने, तो कहीं ना छोटे से कहीं वाकये ने। पिता की छोटी सी डांट ने आपको आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया। आपने बताया कि आप 19-20 साल की उम्र में आपकी पहली जो नेशनल लेवल की कविता थी वो छपी थी। तो आपने आगे फिर शादी हुई, फिर यहाँ तक का सफर तो कैसे बैलेंस किया? मेरी 22 की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, क्योंकि उस समय गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो एग्ज़ाम्स थे वो थोड़े लेट ख़त्म हुए थे, नवंबर में हुए थे फाइनल एग्ज़ाम थे। और जब मेरा लास्ट पेपर था उसके 6 दिन बाद मेरी शादी थी। तो शादी हो गई, फिर कुछ सोचने का इतना मौका नहीं मिला। हालांकि मेरा ससुराल तो राम राज्य था, उस मामले में मैं बहुत लकी रही। लेकिन फिर भी उस टाइम पे क्या होता था कि भाई पारिवारिक जिम्मेदारियां तो होती थी, और लड़की भी ऐसी होती थी जो अपने परिवार को प्राथमिकता में रखती थी। तो हम लोग भी उसी पालन पोषण में बड़े हुए थे कि भाई तुम्हारा परिवार, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे सास ससुर, ये पहले हैं। तो उसमें 12-13 साल का
बीच में अंतराल आ गया क्योंकि मेरा बेटे को मैंने ही पढ़ाया। 8th तक क्या, मैंने 10th तक भी उसको सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, सिर्फ मैथ्स छोड़ करके। और फिर बीएससी में भी पढ़ाया उसको, क्योंकि मैंने एमएससी किया था। मैं फर्स्ट डिविजनल स्टूडेंट थी उस समय भी, उस समय फर्स्ट डिवीज़न कम आते थे। तो फिर मैंने 12-13 साल बाद एक दिन मैं अपने बेटे को निबंध लिखवा रही थी, तो उसने कहा कि उसको पता था कि मैं लिखती थी थोड़ा बहुत, मैं भूल भी चुकी थी कि मैं लिखती थी, पर उसको मालूम था। तो उसने कहा कि मम्मी आप कितना अच्छा लिखाते हो निबंध, तो आप दोबारा से लिखना शुरू क्यों नहीं करते हो। तो मेरे मन में आया कि हाँ मुझे शुरू करना चाहिए, और मैंने 2 कहानियाँ लिखी। उस समय हम पटना में थे, मेरे हस्बैंड का वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था। कानपुर में भी हम बहुत साल रहे, तो मैंने वहाँ पर 2 कहानियाँ शुरू की, और उसके बाद हम लोग वापस कानपुर आ गए, ट्रांसफ़र हो गया हस्बैंड का। मैं उसे पूरी नहीं कर पाई उस समय। फिर मैंने थोड़े दिनों बाद उसको पूरा किया, दोनों को दिल्ली प्रेस में भेजा, और किस्मत से वो दोनों कहानियाँ स्वीकृत हुई, और फिर से बस फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो पहले पिता और फिर बाद में बेटा, दोनों आपकी कहीं ना कहीं प्रेरणा रहे कि उन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। परिवार ने कैसे सपोर्ट किया? परिवार में मेरी मदर इन लॉ जो थी ना, बहुत ही विदुषी महिला थी। मतलब वो एक संस्था थी पूरी। तो वो जो हम आज करते हैं अपनी बहुओं के साथ, जितना अप्रिसिएशन हम आज देते हैं, वो तब देती थी। वो हमेशा मुझे कहती थी कि ये खाना बनाना, गृहस्थी, ये तो बेटा सभी करते हैं, मैंने तुम्हारी कला की वजह से पसंद किया, मैं कला प्रेमी हूँ, और तुमने लिखना है, क्योंकि तुमने सुधा कोठियाल के नाम से तो लिखा, लेकिन तुम्हें सुधा जिगरान के नाम से लिखना है। तो जब मेरी वो 2 कहानियाँ स्वीकृत हुई, तो मैंने बड़ा लंबा सा पत्र अपनी सास जी को लिखा, और वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने मेरे लिए उस समय वो हर कहानी के स्वीकृत होने पे मुझे 100 रुपये देती थी। तो वो 100 रुपये मुझे हमेशा याद रहता है, हर कहानी के छपने पे, हर कहानी के स्वीकृत होने पे। कहती थी मेरी खुशी है ये। तो बहू की सफलता सास को अपनी खुशी लग रही है उस जमाने में, ये बहुत एक मतलब ये बड़ी अनोखी सी बात है। तो मेरी मदर इन लॉ जैसे मतलब लेडी तो सदियों में जन्म लेती हैं, उनके विचार, उनकी जो शख्सियत थी वो बहुत डिफरेंट, बहुत ही अलग थी। मैंने उन पे एक अपनी किताब भी समर्पित की है। सपोर्ट मिला और आप आगे बढ़े। कौन कौन सी विधाओं में आप लिखते हैं और कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं आपकी? मैं वैसे तो गद्य ही लेखन है मेरा, मैंने कविताएं नहीं लिखी हैं। मेरे ख्याल से टीन एज में शायद कोई एक प्रेम कविता लिखी थी, पर वो पन्नों में ही दर्ज है। तो अब लिखना चाहेंगी कभी कविताएं? नहीं, अब नहीं आता है कविता लिखने का। जो कुछ आता है वो गद्य में ही आता है। तो गद्य में मैंने आर्टिकल्स भी लिखे, मैंने समीक्षाएं लिखी, और कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे। तो जो भी मेरा लेखन है वो गद्य में ही है। अच्छा, कहानियां। तो कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं आपकी? प्रमुख रचनाएं से मतलब आपका कि मेरे को बहुत रचनाओं में मुझे पुरस्कार मिला। रचना से कहानी से मतलब किताबें तो हैं ही जी। तो मुझे एक पुष्पगंधा एक साहित्यिक पत्रिका है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की थी साहित्यिक पत्रिका ने, और उसमें मेरी एक कहानी एक मन ऐसा भी, उसको द्वितीय पुरस्कार मिला था। और इसके अलावा साहित्य समर्था पत्रिका है जयपुर की, उसमें भी मुझे 2 बार मिला पुरस्कार। ऐसे मिलता रहता है मतलब। आपकी बहुत सारी कहानियों की जो किताबें आई हैं उसमें गली आगे मुड़ती है, मुखरित मौन है, एक मन ऐसा भी, मेरे हिस्से का आकाश, थोड़ा दूर थोड़ा पास, कांधों पर सलीबें, नई इबारत, मुक्ति बोध, बहुत सारी किताबें हैं। 3 दशक से आप लिख रही हैं। आपकी सबसे फेवरेट कौन सी है जिसे लिखकर आपको लगा कि नहीं, मुझे बहुत सुकून मिला इस किताब को लिखकर? सच बताऊं तो गंभीर विषयों पे बहुत लिखा, लेकिन हास्य कहानियां लिखने में मुझे बड़ा आनंद आता है जी। जैसे मेरी ये बुक है मेरे हिस्से का आकाश, तो इसकी जो शीर्षक कहानी है वो तो गंभीर विषय पे है जी। लेकिन इसमें कुछ कहानियां हैं, जैसे आप नाम से आपको थोड़ा अलग लगेगा, जैसे आने से उसके आए बाहर जी। तो एक्चुअली वो छोटा सा पप्पी है, हस्बैंड नहीं चाहता है कि बच्चा मतलब पप्पी पाला जाए,
लेकिन बच्चा 10th में पढ़ रहा है और इकलौता है, उसे बहुत बहुत चाह है बच्चे की, मतलब पपी की। तो उसकी मदर क्या करती है, एक दिन उसको सड़क के किनारे एक बच्चा मिलता है, 2 फ्रेंड्स वो वॉक पे जा रही है, उस बच्चे को, पपी को घर ले आती है। हस्बैंड टूर पे है। अब जब हस्बैंड वापस आता है और पप्पी घर में है, तो क्या घालमेल होता है, किस तरह से उनका संतुलन होता है, वो पढ़ना मज़ेदार है। मतलब कहानी में, ये कहानी मेरी मेरी सहेली में छपी थी। मैंने दोनों जगह लिखा, कमर्शियल मैगजीन्स में भी और लिटरेरी मैगजीन्स में भी। तो ये मेरी मेरी सहेली में छपी थी कहानी। इसके अलावा एक कहानी इसमें है, पति पत्नी और वो। तो वो में एक इमेज बनती है कि कोई लेडी होगी, लेकिन वो जो है वो सबके जीवन में होती है, पति के भी और पत्नी के भी। वो सास है। अच्छा। तो उसमें ये है कि भाई पत्नियों की सासों के बारे में तो हमेशा बात हुई, और बहुत सारे परिवारों में उथल पुथल भी मचाई। जी। और लेकिन आज जितनी तो बहुएं नहीं घबराती थी अपनी सासों से, पति आजकल ज़्यादा घबराए हुए दिखाई देते हैं। तो ये मज़ेदार चीज़ें, होता क्या है कि 4 फ्रेंड्स हैं एक्चुअली, और इंसेंटिव ट्रिप पे भेजती है कंपनी, हर साल भेजती है कर्मचारियों को अपनी। उस साल भेज रही है, तो एक फ्रेंड तो अपना बैकफुट हो जाता है कि भाई मुझे अपनी वाइफ के साथ जाना है। अब बाकी तीनों को कहता है कि देखो, क्योंकि फैमिलीज नहीं जाती हैं साथ में, तो कहता है अपनी सासों का टिकट करा लो, वाइफ तुम्हें आराम से जाने देगी। तो तीनों को ये आइडिया पसंद आता है, अपनी अपनी सासों का एयर टिकट करा देते हैं। लेकिन वो इंसेंटिव ट्रिप जो है मंदी के चलते वो कैंसिल हो जाता है। अब तीनों के साथ नॉन रिफंडेबल टिकट्स थे, तो आ जाती हैं। अब जो सास और दामाद का जो चलता है घालमेल, मतलब सासें भी इस जमाने की हैं, थोड़ी बहुत उपदेश भी देती है, कोई टीचर रही है, कोई अफसर रही है बैंक में, कोई कहीं रही है। हमारी वाली जनरेशन में तो सब पढ़े लिखे और जॉब करने वाले लोग रहे। तो वो जो चौथा फ्रेंड है, वो जब बाद में वापस आता है, पहले तुमने चिढ़ाता है कि एंजॉय करो अपनी सासू माओं के साथ, ये वो उसको कहते हैं, तुम्हारे मारने पीटने का मन करता है उसको कि भाई तुमने आइडिया दिया ये। तो ये सब चलता है। तो बाद में जब वो आता है, वो कहता है सास किसी की भी हो, माँ तो माँ ही है ना, हैंडल विद केयर, तुम्हें आना चाहिए ये। तो वो उनको टिप्स देता है और फिर वो अपनी सासों को खुश करके भेजते हैं। रोचकता की आपने बात कही, तो आपको क्या लगता है कि कहानी लेखन में किस तरह से लिखना चाहिए कि रोचकता बनी रहे? क्योंकि कई बार हम कहानियां पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा शुरू का पैरा पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हमें लगता है कि नहीं, आगे इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। तो क्या क्या चीजें लगता है आपको कि क्या होना चाहिए कि जो कहानी में रोचकता बनी रहे? एक्चुअली क्या होता है कि एक पाठक भी अलग अलग वर्ग के होते हैं। आम पाठक भी होता है, उसे इंटरेस्टिंग चाहिए कहानी में, उसे मतलब रुचि आना चाहिए, उसके मतलब का होना चाहिए विषय। एक ऐसा होता है कि जो थोड़े से प्रबुद्ध पाठक पढ़ते हैं, उनको ये आम सी घरेलू कहानियाँ उतनी पसंद नहीं आती। और एक पाठक वर्ग वो होता है जो लेखक भी है, वो थोड़ा और चाहता है कहानी में। तो मैं सोचती हूँ अगर आम पाठ, मैंने हर तरह के लिखे जो थोड़े से वैसे हों उनके लिए भी, क्योंकि मेरी साहित्यिक पत्रिकाओं में भी छपी, इधर भी छपी हैं कमर्शियल में। तो आम पाठक तुम्हें लेखक बनाता है क्योंकि वो पसंद करता है, तो लोकप्रियता तो वहीं से मिलती है। क्योंकि मुझे लोकप्रियता दिल्ली प्रेस से बहुत मिली, और आज की डेट में भी, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे कम से कम 60-70 की कहानियाँ हैं जो बहुत सारे स्टोरी टेलर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से 2-3 तो बड़े प्रसिद्ध हैं, पर बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं। तो उसमें अभी मैं देख रही थी कि वैसे मैं कुछ नहीं लिखती हूँ वहाँ, मैं ऐसे देख लेती हूँ कि भाई हाँ ये किसी ने पढ़ी है कहानी। तो उसमें एक कहानी छपी हुई थी, साथी, छपी हुई नहीं, मतलब पढ़ी हुई थी साथी। तो उसमें किसी पाठक ने लिखा था कि ये तो किसी कहानी का ना कॉपी पेस्ट लग रहा है, मैंने ये कहानी पढ़ी है कहीं। और ये मुझे अच्छी तरह याद है कि दिल्ली प्रेस की किसी मैगजीन में छपी थी, सरिता या गृह शोभा में। अच्छा। इतनी पुरानी, मैं काफ़ी सालों से नहीं लिख रही हूँ दिल्ली प्रेस। तो मुझे वहाँ पर लिखना पड़ा कि ये मेरी ही कहानी आपने पढ़ी होगी, ये वही कहानी है। तो लोकप्रियता पाठक देते हैं, लोकप्रियता तो पाठक देते हैं, आम पाठक जो होता है तो उनके मतलब का जरूर होना चाहिए, कहानी में रोचकता जरूर होनी चाहिए।
और संदेश तो होना ही चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज होना चाहिए। बाकी लेखक पे डिपेंड करता है कि वो उस मैसेज को कितनी रोचकता से पाठक को दे सके, उसमें गंभीरता भी बरकरार हो, उसमें रोचकता भी हो, उसमें तो सारे कंटेंट्स होने चाहिए। हाँ। विभिन्न विषयों पर आपने कहानियां लिखी। नई इबारत आपकी किताब है, इसमें आपने महिलाओं पर आधारित कहानियां लिखी हैं, तो किस तरह की कहानियां इसमें हैं? हाँ, ये मेरी नई इबारत, अभी नई बुक है ये, और ये 2024 में आई है। इसमें कई कहानियां, 12 कहानियां हैं इसमें। और नई इबारत जो मेरी शीर्षक कहानी है, ये वागड़ बहुत फेमस मैगजीन है, लिटरेरी मैगजीन है, उसमें छपी है। तो नई इबारत एक्चुअली अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ये कि वो जो मदर है, इसमें एक मदर का कैरेक्टर है, वो अपनी ही बेटी की जो हरकतें हैं उनको देखकर सोच रही है कि दिल करता है कि आज स्त्री अधिकारों की जो इबारत है वो नए सिरे से लिखी जाए, क्योंकि एक समान अधिकार और एक समान होना, दोनों बातें अलग हैं। और अगर आप शादी करते हो या नहीं भी करते हो, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका परिवार है, कोई भी आपकी लाइफ में, आप अकेले तो नहीं हो जी। तो समझौतावादी होना, सहनशील होना और प्लस दब्बू होना, ये तीनों बातें अलग हैं। जो समझौतावादी होगा वो थोड़ा बहुत सहनशील होगा, दब्बू नहीं होगा। तो दब्बू होने का तो कभी भी नहीं कोई कहेगा, ना मदर कहेंगी ना हम लोग कहेंगे कि आप दब्बू बनो। लेकिन जहाँ समझौते हैं थोड़ी बहुत, वहाँ सामंजस्य है, और जहाँ सामंजस्य है वहाँ रिश्ते हैं। तो यही इस कहानी का जो मेन जो एक मतलब जो इसका जो मेन कारण है लिखने का, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बड़ी आंदोलित करती हैं। डिवोर्स बढ़ रहे हैं, कभी कभी चीज़ें बड़ी छोटी छोटी होती हैं, इतनी बड़ी नहीं होती। 10 में से 8 लोगों के साथ चीज़ें बड़ी छोटी होती हैं। कुछ लोगों के साथ वास्तव में ऐसी होता है, इतना गलत इंसान गलत होता है। तो गलत इंसान है वहाँ नहीं निभाया जा सकता, परिस्थितियाँ गलत हैं वहाँ निभाया जा सकता है, क्योंकि परिस्थितियाँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप अलग भी हो गए तो ठीक हो जाएंगी, परिस्थितियों के साथ निभाया जा सकता है। इंसान गलत है, नहीं निभाया जा सकता। तो ये चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं, बड़ा लंबा इसमें डिस्कशन हो सकता है, तो ये फिर कभी अलग से। ये बहुत ही गंभीर विषय भी है, क्योंकि जिस तरह से आजकल लोगों में एग्रेसिवनेस है, ईगो है, सब बढ़ ही रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं केसेस आ ही रहे हैं सामने इस तरह से। आपकी किताब थी कांधों पर सलीते। इस किताब में भी आपने कई ऐसी रीति रिवाजों के बारे में लिखा जो पुराने समय से चले आ रहे हैं और अब तक। तो कैसे इस किताब को लिखने का आपको लगा, आइडिया कैसे आया कि मुझे ये जो रीति रिवाज हैं उनके बारे में लिखना चाहिए? एक्चुअली मुझे ये कांधों पर सलीबें मेरा नई बुक है, जो कि यहाँ समय साक्ष्य से आई है। तो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि जैसे करवा चौथ है, कोई इसके अगेंस्ट बोलता है, कोई पक्ष में बोलता है इसके। तो मैं सोचती हूँ कि कोई भी चीज़ें, रीति रिवाज हो चाहे कुछ भी हो, अगर हम दिल से निभा रहे हैं, अगर हमें पसंद है तो हमें पसंद है, हमें भार नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा बोले कि ये रिवाज तुम्हें निभाने हैं, ये ऐसे ही करने हैं, और अगर उसे भार लग रहा है तो वो भार है, वो सलीब है कांधों पे, कि जबरदस्ती तो हम लाद रहे हैं। इसके अलावा परिवार में क्या होता है कि वैमनस्यता होती है, भाई भाई या देवरानी जेठानी, किसी में भी ननद भाभी में नहीं बन रही है, तो वो उस सलीबे को आगे भी बढ़ाएंगी, मतलब बच्चों तक, कि चाची अच्छी नहीं है, बुआ अच्छी नहीं है, या मामी अच्छी नहीं है, तो वो बच्चों तक भी वो सलीबें जाएंगी। तो ऐसे कई रीति रिवाज हो गए, वैमनस्यता हो गई, भाव हो गए, कई चीज़ें हैं जो हम अपने एक प्रदेश के से कोई लड़की बहू बन के दूसरे प्रदेश में जाती है, भाई हमारे यहाँ ये होता है, हमारे वहाँ वो होता है, वो भी एक तरह की सलीबें हैं जब जबरदस्ती उनको निभाया जाता है। तो अगर वो मन से निभाई जाती है तो वो सलीबें नहीं लगती हैं। तो जो ये शीर्षक कहानी है, एक्चुअली ये तो मैंने अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी पे कुछ वहाँ कुप्रथाएं हैं तो उन पे लिखी हुई है, वो कुप्रथाओं पे। तो वो भी सलीबे हैं, क्योंकि वो अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो वो कई चीज़ें वो
भी सलीबों की तरह आगे जा रही हैं वो प्रथाएं, और फिर बाद में मतलब फीमेल्स पढ़ेंगी। कहते हैं ना कि किसी परिवार में अगर एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा पूरा परिवार शिक्षित होता है, पुरुष पढ़ता है, पुरुष शिक्षित होता है तो वो अकेला शिक्षित होता है। तो जैसे जैसे यहाँ भी स्त्रियाँ शिक्षित होगी तो ये आगे बड़ी अच्छी होंगी चीज़ें। तो बस यही मेरे दिमाग में, मतलब मन में मुझे कौनती हैं ये चीज़ें कि भाई कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी रीति रिवाज है, कोई भी प्रथाएं हैं, अगर तुम मन से निभा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर भार समझ के निभा रहे हो, दूसरों के प्रेशर से निभा रहे हो, वो गलत है। कहीं ना कहीं ये समझना भी जरूरी है कि हम जो भी रीति रिवाज हैं उनको निभाएं, लेकिन हम उसको दूसरों पर न थोपें। हम अपना निभा सकते हैं उसको, लेकिन जरूरी नहीं है सामने वाला भी उसको अच्छे से निभाए। आपने कहानियों के अलावा उपन्यास भी लिखे, तो क्या आप कहानी से फिर उपन्यास कैसे? दरअसल दिल में तो उपन्यास लिखने का बहुत टाइम से था, पर अधिकतर मेरी कहानियाँ ही हैं। तो जब मैंने सोचा कि उपन्यास लिखा जाए तो मुझे एक अदद कहानी की ज़रूरत होती है जी। तो एक बहुत सुंदर वाक़या हुआ हमारे दिल्ली प्रेस, जिनकी सरिता गृह शोभा वगैरह है, दिल्ली प्रेस जी, एक ग्रुप था लेखकों का। तो उसमें एक बार जो वहाँ के एडिटर है उन्होंने पूछा कि लड़के तो बहुत जगह निभाते हैं परिवार, अगर फादर चले गए तो जो बड़ा लड़का होता है घर का, क्या लड़कियों का ऐसा कोई उदाहरण है, मतलब कोई महिला ने ऐसा किया है? तो वहाँ पर एक मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बहुत फेमस राइटर हैं वो भी, तो उन्होंने एक छोटा सा वाक़या लिखा लगभग 10-15 लाइन का कि एक ट्रेन एक्सीडेंट में उनके फादर की डेथ हो गई थी और तब वो काफ़ी छोटी थी और वो दूसरी बेटी थी, एक भाई और एक बड़ी बहन। तो जब फादर चले गए तो बड़ी वाली बहन का तो रिश्ता तय हो गया था, तो वो तो ससुराल, मतलब उन लोगों ने जल्दी शादी कर ली, लेकिन उसने इतनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। लेकिन ये लड़की और मदर, क्योंकि ये काली कलुटी थी तो मदर भी बहुत लाइक नहीं करती थी, गोरी बड़ी बेटी को लाइक करती थी, बेटा तो बेटा ही था, क्योंकि बेटा चाहते थे तो ये हो गई, तो इसलिए भी इसके प्रति ज़्यादा नहीं था। तो ये एक रियल स्टोरी थी जो मेरे दिमाग में आई और मैंने उनको कांटेक्ट किया कि आप मुझे थोड़ी घटनाएं बताएं कि किस तरह से भाई फादर का जो एक्सीडेंट जो क्लेम करना था वो बहुत मुश्किल से मिला, क्या क्या हुआ था, और पेंशन जो लगी कितनी मुश्किल आपको हुई। तो वो सब मुझे बड़ा आंदोलित किया अंदर से कि ये तो सच्ची कहानी है और एक लड़की की बहुत साधारण फैमिली, मतलब बड़ी गरीबी भी उन्होंने देखी, फिर फादर के जाने के बाद और भी देखी, ज़्यादा गरीबी देखी, और फर्ज से अर्श तक पहुंचने की उनकी जो यात्रा थी वो मैंने, हालांकि मैंने बस घटनाएं ली, कल्पना मेरी है, शब्दजाल मेरा है, और मैंने उनसे कहा भी कि भाई क्योंकि ये तो मुझे उपन्यास लिखना है, जीवनी नहीं लिखनी है। तो उन्होंने कहा कि आप लिखो, आपको बिल्कुल मुक्त हस्त है और आप लिखिए, बस जो नायिका है उसके दिल पर कोई बोझ ना रह जाए, कि कोई ऐसी बात ना आए सामने। तो मैंने काल्पनिक चरित्र भी जोड़ा इसमें क्योंकि इंटरेस्टिंग भी बनाना था, लेकिन जो मेन कहानी है वो रियल स्टोरी है। मनस्विनी, मनस्विनी का मतलब ही ये है एक दृढ़ स्वतंत्र विचारों वाली लेकिन एक दृढ़ स्त्री, मन से सशक्त। हाँ। आपने युवाओं की बात की, आपकी मुखरित मौन जो किताब है वो युवा वर्ग पर ही है, क्या लिखा है उसमें? दरअसल आज युवा वर्ग ना निशाने पर तो है, और विशेषकर लड़की स्त्री, क्योंकि उससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, इसलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो मुखरित मौन जो है ना, देखा जाए तो जो लाइफ हमने चाहिए होगी, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, अपनी जनरेशन की बात कर रही हूँ। मुझे तो एक बहुत अच्छी लाइफ मिली, थैंक गॉड, और जो इससे पहले की जनरेशन ने चाहिए होगी भाई उन्हें वो अधिकार मिले, वो उन्हें बोलने की स्वतंत्रता मिले,
उन्हें उनके विचारों का जो है रिस्पेक्ट हो, उन्हें काम करने की स्वतंत्रता मिले। तो वो जो मौन था, तो चाहता हो उन्होंने हमारी जनरेशन में भी जॉब किया है लेडीज ने, लेकिन घर भी उतना ही संभाला, तो पिस गई जैसे दोनों पार्टों में। पर आज के हस्बैंड्स को देखो तो वो काफ़ी बदल गए हैं, वो पूरा सपोर्ट करते हैं। मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ, बेटे बहू को, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। जहाँ अच्छा है, जहाँ सामंजस्य है, वहाँ अच्छा निभ रहा है। तो समझौता सामंजस्य थोड़ी बहुत तो करना ही पड़ेगा। फैमिली है, परिवार है, और यही है तुम्हारे अपने जो तुम्हारे लिए खड़े होंगे। तो जो मौन था स्त्रियों का, जो वो सोचती थी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो मुखरित हो चुका है नई पीढ़ी में। उसने अपने अधिकार छीन झपट के ले लिए। तो इसमें भी दोनों पीढ़ियां हैं। मेरी मेरी कहानियों में परिवार होता है, सकारात्मकता होती है, और परिवार में पुरानी पीढ़ी भी अस्तित्व में आती है। उनके लिए भी कुछ रास्ता होता है कि उन्हें भी बदलना चाहिए, क्योंकि पुरानी पीढ़ी जहाँ कदम ताल करेगी नई पीढ़ी के साथ, कदम ताल से मतलब कदम मिलाने से नहीं है, विचारों के कदम मिलाने से है। जहाँ पर वो कदम ताल करेगी नई पीढ़ी के साथ, नई पीढ़ी भी अपने कदम धीरे करेगी उनके लिए। लेकिन अगर अड़ियल रवैया रहेगा तो इस नई पीढ़ी के पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। तो मुखरित मौन जो मेरी ये शीर्षक कहानी है, ये इसी पे आधारित है। क्योंकि लड़की वो जो बहू है, वो शादी होके गई है, उसकी माँ सिखा रही है, अरे कभी किचन में भी जाती है, सास की मदद करती है, तेरी सास अच्छी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो तो उम्मीद तो करती होंगी, ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन से देती रहती है। तो वो कहती है जब शादी एक लड़की के लिए सजा क्यों है, जब किसी की लाइफ नहीं बदली तो मेरी क्यों बदले। तो जो सास होती है वो जॉब बड़ी ओपन माइंडेड होती है और जॉब करती है, तो वो सोचती है कि देखा जाए तो ये सत्य है, सच कह रही है। वो सुन लेती है, स्पीकर ऑन होता है तो सुन लेती है सास। तो वो सोचती है बड़ी मतलब वो फिर उसको भी समझाती है, लड़की की मदर को, कि बच्चों पे अपना प्यार मत उंडेलो, मतलब उंडेलो लेकिन उनके लिए भार मत बनाओ अपना प्यार, अपनी लाइफ के लिए कुछ। अब तो टाइम आया है हमारा, 55-60 की उम्र कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। अब तो टाइम आया है कि हम कुछ अपना अलग रास्ता बनाएं। मैं भी रिटायरमेंट के बाद बनाऊंगी, और आप भी अपना कुछ सोच के कीजिए और करके सोचिए। आपने अपनी जो कहानियां हैं वो हिंदी में ही लिखी, उपन्यास भी। आप यहाँ उत्तराखंड से हैं तो गढ़वाली में लिखने का सोचा? हाँ बिल्कुल, गढ़वाली तो हमारी मतलब मदर टंग है। तो मैंने एक बड़े फेमस राइटर हैं, मैं अभी नाम तो नहीं बताऊंगी क्योंकि वो मेरा छपने चला गया है, एक दो महीने में आ जाएगा क्योंकि लंबा प्रोसीजर होता है। तो मैंने अनुवाद किया है उनका, हिंदी कहानी संग्रह का अनुवाद किया है गढ़वाली में। तो मुझे मैं बोलती थी गढ़वाली, फिर उसके बाद शादी होके मैं जब देहरादून से बाहर चली गई, दूसरे शहरों में रही, तो थोड़ा गढ़वाली कम हो गई थी। लेकिन जब मैंने इसका अनुवाद करने का एक बीड़ा उठाया तो पहली कहानी में थोड़ी दिक्कत आई, फिर वो जो प्रवाह है ना वो बढ़ता चला गया, तो अच्छे से हो गया। और मैंने भेज भी दिया है वो प्रकाशन के लिए, समय साक्षी से आएगा। तो ये अभी और कोई नई कहानी या नया उपन्यास कोई और अगर आप लेकर आ रही हैं? हाँ, मेरा नया उपन्यास आने वाला है शिवना प्रकाशन से, और उसकी पूरी तैयारी हो गई, कवर पेज हो गया, सारी एडिटिंग प्रूफ रीडिंग सब हो गई उसकी। और क्या शीर्षक रहेगा उसका? मन के चौहट्टे पर बोनसाई। तो वो युवा वर्ग पे है, और जैसे हम देखते हैं ना कि युवा वर्ग करियर में बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमें नैसर्गिक भावनाएं मिलती हैं, जो हम पहले रिश्तों में पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, पति पत्नी में खुल के जीते थे, तो वो जो नैसर्गिक भावनाएं प्राकृतिक तो उन्हें भी मिली हैं, लेकिन वो करियर का इतना दबाव है उनके ऊपर कि वो हमेशा लाइफ में अपने मन में वो दोराहे चौराहों पर रहते हैं हमेशा, कि इधर करें या ये ठीक रहेगा, शादी करें या ना करें, बच्चे करें या ना करें। तो ये जो उनके मन के चौहट्टे हैं, चौहट्टे का मतलब होता है चौराहे, जो मन के चौहट्टे हैं उन पे जो उनकी प्राकृतिक भावनाएं थी, प्राकृतिक जो उनको मिले हुए थी चीज़ें, वो बोनसाई बनकर रह गए। तो इतना मतलब है, बाकी फिर जब उपन्यास आएगा। जी जी बिल्कुल।
उसके लिए आपको विस्तार से पता लग जाएगा, सब पढ़ेंगे तो क्यूरियोसिटी अभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। तो मैम, नए राइटर्स के लिए, युवाओं के लिए कुछ संदेश? अक्सर कोई भी साक्षात्कार होता है तो यही पूछा जाता है कि भाई युवाओं के लिए कोई मैसेज। अभी एमकेपी कॉलेज में एक मेरी इसी मखरत मौन पर प्रोजेक्ट भी तैयार किया गया, तो वो लड़कियां भी घर आई थी, बिल्कुल उन्होंने रिकॉर्डिंग करी, तो उन्होंने भी पूछा मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमें। तो मैंने कहा मैं युवाओं को ये मैसेज देती हूँ, सब कुछ करो लाइफ में, अपना करियर का भी बहुत ध्यान रखो क्योंकि वही तुम्हें देगा, और अपनी क्षमताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। एक को ये विश्वास है कि मैं यहाँ से चलूँगी या चलूँगा तो मैं मसूरी तक पक्का पहुँचूँगा। एक को इतना है कि मैं मसूरी तक कोशिश करता हूँ, वहाँ तक नहीं पहुँचा तो थोड़ा नीचे तक पहुँच ही जाऊँगा। और एक सिर्फ इसलिए कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके बाकी फ्रेंड्स दौड़ रहे हैं तो उसे भी दौड़ना है उसी रास्ते पे। तो इनको, और प्लस जिसको, और एक को पता है कि मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं पहुँच सकता, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो इधर जाऊँगा क्योंकि मैं इधर कर सकता हूँ। तो वो डिसीजंस जो है ना तुम्हारे की, वो बड़े मजबूत होने चाहिए 10th 12th की पढ़ाई करते हुए। तो करियर बनाओ, खूब उन्नति करो, मस्ती भी करो, लेकिन अपना परिवार भी बनाओ। परिवार में हस्बैंड होता है, बच्चे होते हैं, एकल परिवार की तो यही परिभाषा है। और साथ में अपने पेरेंट्स को, मैं लड़का लड़की दोनों को, मैं कभी एक के लिए नहीं कहती हूँ, लड़का लड़की दोनों को, एक दूसरे के परिवार को तुम बात कर सकते हो, उनसे अच्छी बातें कर सकते हो। जिम्मेदारी तो बेटी बेटे ही निभाएंगे। और मेरा जो पेरेंट्स के लिए भी ये मैसेज रहता है कि जब कोई युवा शादी करते हैं तो उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करना चाहिए। अपना प्यार इतना मत ला दो कि वो डिस्टर्ब हो। उम्मीद करो सिर्फ अपनी बेटी से और अपने बेटे से। बहू और दामाद को सिर्फ प्यार करो, अप्रिशिएट करो, कभी तुम्हारे रिश्ते खराब नहीं होंगे। बस मेरा यही मैसेज है। और राइटर्स के लिए ये मैसेज है कि हमेशा हमेशा ऊंचा सोचो, बड़ा सोचो। ये नहीं कि छोटी सी उसमें पेपर में छप गया, जरा सा यहाँ छप गया, वो डिजिटल अवार्ड्स मिल गए, यहाँ तक मत सोचो। हमेशा खूब पढ़ो, खूब पहले तो पढ़ो, क्योंकि अगर तुम 2 घंटे पढ़ते हो तब तुम 15 मिनट लिखते हो। तुम्हें पढ़ना इतना है, तुम्हारे अंदर एक शब्दावली विकसित होती है। जिस तरह के राइटर्स को तुम पढ़ते हो उस तरह की सोच, समझ, विचारों का असर तुम पे आता है। तो जितने तुम डिफरेंट राइटर्स को पढ़ोगे, तुम्हारी शैली, शब्दावली ये बढ़ेगी, विचार बढ़ेंगे, साथ में तुम्हारे एक नए नए विषय भी तुम्हें सूझेंगे। अच्छा, इस पे भी लिखा जा सकता है, इस पे भी लिखा जा सकता है। तो अगर जब तुम लिखने की तरफ अगर जाना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना बहुत है। क्योंकि मैंने 13-14 साल की उम्र में प्रेमचंद जी के रंगभूमि, गोदान, समझ आए ना आए, मैंने वो सब पढ़ डाली थी उस उम्र में भी। तो पढ़ना बहुत है, पढ़ो और लिखो, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद अलका जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे बहुत ही अच्छा लगा बातचीत करके, बड़ा कंफर्टेबल फील किया मैंने। और बहुत धन्यवाद अमर उजाला, अलका जी, पूरी टीम का। धन्यवाद मैम। ये थी हमारे साथ सुधा जुगरान जी, और अगले कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।